हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 7 का साइंस का डीओई की तरफ से जो एनुअल एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं ना, उसी के रिगार्डिंग प्रैक्टिस पेपर इशू किए गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझाने जा रहा हूँ। मैंने और भी सब्जेक्ट की वीडियोस बना दी हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना और इसको भी आप अच्छे समझ सकते हैं। सेम पेपर का पैटर्न ऐसे रहेगा, क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं और जो यहाँ पे आप एमसीक्यू में देख रहे हैं वो लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो आप अच्छे से इसको कीजिएगा क्योंकि डीओ ने इशू किया है तो काफी इंपॉर्टेंट है। आप पहला क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं। ये कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की रोशनी अगर अवेलेबल है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ये कह रहा है अगर पौधों में फोटोसिंथेसिस करना है तो हमें क्या चीज चाहिए। पहले क्वेश्चन से हम करने जा रहे हैं, सेक्शन ए करेंगे हम। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला गया है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की रोशनी है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। जो पौधे होते हैं ना, पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, तो फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे को एक तो सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए इन चारों में से आपको बताना है यहाँ पर। तो आप बता सकते हैं कि पौधों को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए ना सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और पानी चाहिए। तो इन चारों में से क्या चीज चाहिए होती है पौधे को। एमसीक्यू में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं जो डिफोरेस्टेशन होता है ना, पता है डिफोरेस्टेशन किसे कहते हैं? पेड़ों को काटना। जब हम पेड़ों को काटते हैं ना, उसे बोला जाता है डिफोरेस्टेशन। तो ये कह रहा है अगर डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, आपको ये तो समझ में आ गया डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ों को काट देना। अब पेड़ कट जाएंगे तो क्या इसमें से हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये कह रहा है अगर पेड़ कटेंगे तो धरती का तापमान कम हो जाएगा, गलत है। ये कह रहा है बारिश बढ़ने लग जाएगी, ये भी गलत है ना। ये कह रहा है फ्लड आएगा और मिट्टी की जो परत होती है ना, वो अपनी जगह से हट जाएगी, बिल्कुल ठीक। क्योंकि देखो, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो पानी के बहाव को कौन रोकेगा, पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी को कौन पकड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। समझ में आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। दो प्रकार के चेंज होते हैं, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल। फिजिकल का मतलब होता है जो वापस आ जाए, जैसे हमने बर्फ से पानी बनाया, ठीक है, और वाटर से दोबारा आइस बन गई, ये फिजिकल है। इससे मतलब कौन सा फिजिकल नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसका यहाँ पर कौन सा सही है चारों में से, कर्डिंग ऑफ मिल्क। यानी कि पता है क्या पूछ रहा था, इसने इनडायरेक्टली पूछा है कि केमिकल चेंज कौन सा है। भाई अगर फिजिकल चेंज नहीं है तो केमिकल चेंज हुआ ना। तो इसने बोला था कौन सा केमिकल चेंज है, तो कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनना जो है ना, वो केमिकल चेंज होता है। बाकी सारी जो दे रखे हैं ना, ये फिजिकल चेंज है। और आपसे अलग से कोई एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, तो इन एमसीक्यू को डिटेल में डीपली पढ़ना है। फिर फोर्थ नंबर पर आ जाओ। ये कह रहा है कौन सा पार्ट है फ्लावर का, ठीक है, जो बिकम फ्रूट बन जाता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद। बताओ पौधे का वो कौन सा हिस्सा है जो फल बन जाता है। आप बोलोगे ओवेरी, कौन सा, ओवेरी, ठीक है। अब पांचवें नंबर पर है, ये कह रहा है अगर अनट्रीटेड सीवेज है, ठीक है, यहां पर बताया जा रहा है कि जो अनट्रीटेड सीवेज है ना, उसको हमें सीधा नदियों में नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? देखो, अगर सीवेज यानी कि जो नालियों का जो पानी है उसको हमने न्यूट्रलाइज नहीं करा, मतलब अगर उसमें एसिड ज्यादा तो बेस डालना पड़ेगा, बेस ज्यादा तो एसिड डालना पड़ेगा, ताकि अगर जो पानी नाली का जो है वो नदी में जाए और जो जीव रह रहे हैं ना वो मरे ना। इसलिए हमें हमेशा सीवेज के जो होता है ना उसको ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन अगर हमने उसे ट्रीट नहीं करा तो क्या इम्पैक्ट होगा। आप बोलोगे इससे क्या होगा, वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा और जो पानी में रहने वाले जो जीव है ना वो मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें ना ये कोशिश करनी चाहिए, कोशिश क्या करना चाहिए कि नालियों में कूड़ा कचरा ना डालें। और जो गवर्नमेंट होती है नालियों के पानी को न्यूट्रलाइज करती है, ठीक है, ताकि नदियों में जब डालेंगे तो नदियों में जो रहने वाले जीव है वो नुकसान उनको ना हो, ठीक है। अब आ जाओ छठे नंबर पर, ये कह रहा है फंक्शन बताओ फ्यूज का।
इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज का क्या फंक्शन है? आप बोलोगे ये ब्रेक करता है सर्किट को, ठीक है, जब करंट बहुत ज्यादा होता है। देखो अगर ये फ्यूज ना होता ना तो वहां पे आग भी लग सकती थी, ठीक है। तो समझ में आ गया फ्यूज का क्या काम है? ये ब्रेक कर देता है सर्किट को जब करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, तोड़ देता है, ठीक है, करंट को आगे बढ़ने से रोक देता है एक तरह से। बी आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है, ये जो ह्यूमस है ना, ह्यूमस ये कैसे बनती है? देखो जो पौधे होते हैं ना और जो जानवर होते हैं उनके जो रिमेन्स होते हैं उसके डिकम्पोजिशन से बनता है ह्यूमस। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, हम वो नहीं पढ़ रहे, सीधा आंसर आंसर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस पेपर डी को देख के पहले खुद करने की कोशिश कर सकते हैं, फिर आंसर मैच कर सकते हैं। तो समझना कि ह्यूमस किससे बनता है? ये जो पौधे होते हैं और जो जानवर होते हैं उनके जो रिमेन्स, उनके जो अवशेष होते हैं, उनका जो कूड़ा कचरा होता है या जो वो खुद मर जाते हैं, तो उससे जो चीज बनती है ना वो मिट्टी में जब मिल जाती है वो ह्यूमस कहलाती है, ठीक है। तो आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है, ये कह रहा है जब हम कॉपर मेटल को, मतलब जब हम कॉपर मेटल की तार को गर्म करते हैं एक एंड से, तो वो दूसरे एंड से अपने आप गर्म क्यों हो जाती है? तो हो तो जाती है, तो उसको बोलते क्या है? आपने भी देखा होगा एक रोड बनी हुई है और मोमबत्ती है, जब हम जलाते हैं तो इधर से गर्म करते हैं तो उधर से भी गर्म हो जाती है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते क्या है? इसे बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। हीट ट्रेवल कर जाती है जो मेटल्स होते हैं उनमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है जो लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम हो। मतलब कहने का है कि जो सस्ता नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। अगर सीवेज डिस्पोजल सिस्टम में इनमें से कौन सी चीज होगी जो हमें नुकसान पहुंचाएगी? अगर ओपन ड्रेन सिस्टम है, देखो अगर हमने नालियों को खुला रख दिया ना तो बहुत सारी हानिकारक गैसेस निकलेगी, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है जो लो कॉस्ट ऑन साइट है। देखो सेप्टिक टैंक भी अच्छा है, ठीक है, कंपोस्टिंग पिट्स भी अच्छा है, केमिकल टॉयलेट्स भी अच्छा है, क्योंकि ये हानिकारक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनसे हमें बचा देंगे। जबकि अगर हमने नाले को खुला रख दिया तो हमें नुकसान पहुंचेगा। सी आ गया। फिर नेक्स्ट ये करें, बैटरी जो है ना वो कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा सेल का। भाई देखो जो बैटरी होती है उसमें दो या दो से ज्यादा सेल लगे होते हैं ना। अगर दो या दो से ज्यादा सेल लगे तभी तो बैटरी कह रहे हैं उसे। अब ये कह रहे हैं जो बैटरी में जब सेल लगाए जाते हैं तो वो कैसे लगाए जाते हैं? देखो एक पॉजिटिव, फिर उसके साथ जो लगाया जाएगा वो नेगेटिव होना चाहिए, या अगर आप एक नेगेटिव लगा रहे तो अगले वाला जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि करंट फ्लो हो सके, ठीक है, और करंट जो है प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ये देखो यहाँ लिखा है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो गलत हो गया, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव लिखा गलत हो गया, ये लिखा पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो यार लिखा ना, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फिर कह रहा था सॉलिड मटेरियल दैट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज कॉल्ड। देखो जो सॉलिड मटेरियल सेडिमेंटेशन के दौरान नीचे बैठ जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्लज। क्या बोलते हैं? स्लज। ये याद रखना, एग्जाम में इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है तो हमें ये लिखना पड़ता है। अब डेफिनेशन दी है तो हमें पता लगाना है ये किसकी डेफिनेशन है, ठीक है। और बच्चे कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं कि इस कम की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया तो ये कह रहे कंपाउंड बनता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो लाइम वाटर है ना वो मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना वो क्या है। देखो पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया CO2 और इसको किस में पास करें? लाइम वाटर में। लाइम वाटर का क्या होता है? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जब दोनों को रिएक्शन करवाया तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंपाउंड बताना था जो बनता है, ठीक है, जो लाइम वाटर मिल्की जिसके से हो जाता है, ठीक है ना। लिखा था कंपाउंड फॉर्म्ड विच मेक द लाइम वाटर मिल्की। एक कंपाउंड का नाम बताना है जो लाइम वाटर जिसके से मिल्की हो जाता है, तो क्या आ गया? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इक्वेशन आपको सारी कर लेनी है अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया? डी आ गया। अब आ जाइए सेक्शन बी पर,
तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। कुछ यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में आपको, जैसे ए और बी लिखा है ना, तो दोनों में से एक करना होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सारे करवाऊंगा। ये कह रहा है सिम्बायोसिस की डेफिनेशन बताइए, और ये कह रहा है व्हाई इज द राइजोबियम लेगुमिन प्लांट एसोसिएशन कॉल्ड सिम्बायोटिक। ये कह रहे इन दोनों को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्यों कहते हैं। अच्छा बच्चों एक बात और, वैसे तो बहुत सिंपल लिखे हैं, लेकिन अगर आपने कुछ और लर्न कर रखे हैं ना, आप वो भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन और इसका आंसर समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये भी प्रैक्टिस करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर पढ़ रहा हूँ। सिम्बायोसिस क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच का, जिससे दोनों को बेनिफिट होता है। मतलब दो जीव हैं, आपस में एक दूसरे से चीजें शेयर कर रहे हैं ताकि एक दूसरे को बेनिफिट हो सके, इसी को सिम्बायोसिस कहते हैं। तो राइजोबियम जो है ना बैक्टीरिया, वो जड़ों में रहता है लिग्यूमिन प्लांट की, और फिक्स करता है नाइट्रोजन को पौधों के लिए। ठीक है, और दूसरा दूसरा जो पौधे होते हैं वो फूड दे देते हैं इन बैक्टीरिया को, शेल्टर दे देते हैं, रहने की जगह दे देते हैं। इस तरीके से दोनों एक दूसरे से चीजें शेयर कर रहे हैं ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम सिम्बायोसिस कहते हैं। अब इसने बोला एग्जाम्पल दीजिए, ये हमें क्वेश्चन दे रखे, इसके एग्जाम्पल देने हैं। तो यहाँ लिखा पहला पैरासिटिक प्लांट, तो आप इसका कसकटा दे सकते हो, अमरबेल। दूसरा इसने बोला इंसेक्टिवर्स प्लांट का एग्जाम्पल दीजिए, तो पिचर प्लांट, सैप्रोट्रोफ का मशरूम, और हेटेरोट्रोफ का ह्यूमन। आप और अगर जानते हैं तो आप वो लिख सकते हैं, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो उनकी नॉलेज के टेस्ट के लिए और इसके एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ। ठीक है, ये मैं देखा करो किसी बच्चे ने आंसर दे दिया है, आप अपने आप को देखो ना, आप कमेंट करो। अगर आपको इनमें से किसी एक का भी एक और नाम पता है तो जरूर बताओ। अब थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहा है वाई फ्लावर्स आर कंसिडर्ड एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। ये कह रहे जो फूल होते हैं ना, इनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पौधे का क्यों कहते हैं। और ये कह रहा है हाउ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइलम इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्पायरोगायरा। ये कह रहा है दोनों के दोनों अंदर, मतलब ब्रायोफाइलम और स्पायरोगायरा दोनों के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, दोनों अपने आप ही अपने जैसे को पैदा करते हैं, लेकिन दोनों में फिर भी डिफरेंस क्या है। तो आप बताओगे फ्लावर्स जो होते हैं ना, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं। ठीक है, देखो फ्लावर्स कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। इसीलिए तो जो फूल होते हैं ना, फूल, उनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें पाई जाती हैं, मेल और फीमेल, एंथर और स्टिग्मा। ठीक है, तो अब इसने आगे पूछा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ब्रायोफाइलम और स्पायरोगायरा कैसे डिफरेंट है। तो आप बताओगे ब्रायोफाइलम, ये अलग से लाइन में लिखना। ठीक है, देखिए ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेस बाय बर्ड्स ऑन लीफ मार्जिन्स। देखो ये जो ब्रायोफाइलम होता है ना, इसकी यहाँ साइड में बर्ड्स ही होते हैं, जिसकी वजह से ये पैदा हो सकता है, आगे अपनी जैसे जीव को पैदा कर सकता है। जबकि स्पायरोगायरा जो होता है ना, वो रिप्रोड्यूस करता है फ्रेगमेंटेशन की वजह से, मतलब उसके टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, मेच्योरिटी के दौरान, और वो अपने आप को फिर रिप्रोड्यूस करता चल जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, ये अलग अलग पॉइंट्स में बताना। ठीक है, स्पेस देके। फिर आपको 4 नंबर पर है, आपको दोनों में से एक करना है या सारे करेंगे। ये कह रहे इंडिकेटर किसे कहते हैं। आपको 2 एग्जांपल देने जो नेचुरल इंडिकेटर हो, जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। आप बोलोगे इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। ठीक है, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट शोज वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। एग्जांपल पूछे ना तो नेचुरल के, तो आप ये पॉइंट्स में लिख देना। नंबर 1 टर्मरिक हल्दी, नंबर 2 लिटमस। फिर इसने बोला अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला करो। ये कह रहा हाउ डज फिनोल्फ्थलीन हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। देखो बच्चों, जैसे इसने नेचुरल इंडिकेटर पूछे थे ना, नेचुरल मतलब जो परमात्मा, प्रकृति, सच्ची भाषा प्रकृति के मालिक ने बनाया, तो वो टर्मरिक और लिटमस हो गए। जो फिनोल्फ्थलीन है ना, ये सिंथेटिक कहे जाते हैं, जो इंसान ने बनाया। तो अगर आपसे सिंथेटिक इंडिकेटर पूछेगा तो आप ये सिंथेटिक का एग्जांपल दे सकते हो।
पर अब इसने बोला कि ये कैसे पता लगाएगा कौन एसिड है कौन बेस है। तो आप लिखोगे अगर वो फिनोल्फथलीन है, ठीक है, और एसिड में डाला जाए तो वो कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है। और अगर वो पिंक हो जाएगा तो समझ जाना वो बेसिक है। कलरलेस एसिडिक में रहेगा और पिंक हो जाएगा बेसिक में, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। आपको यहाँ पर टाइम पता लगाना है, आपको डिस्टेंस दे रखी है, आपको स्पीड दे रखी है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन भी आ गया। तो सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब हम इक्वल टाइम का ले रहे हैं, मतलब जैसे एक घंटा ले रहे हैं, तो एक घंटे में पहले मैं यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर अगले एक घंटे में मैंने सिर्फ इतनी दूरी तय करी, फिर अगले में इतनी कर ली। आप देख रहे हो इक्वल टाइम में डिस्टेंस अलग अलग है, एक जैसी कवर नहीं हो रही। तो इसी सिचुएशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें स्पीड जो होती है वो टाइम के साथ बदलती चली जाती है, ठीक है। या डिस्टेंस, जब इक्वल डिस्टेंस या इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं होती, या इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में कवर नहीं की जाती, तो वो हम क्या कहते हैं, उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो फॉर्मूला, इसने टाइम पूछा तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 120 को 45 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको मिनट में बता सकते हैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कितना मिनट में आ रहा है, ठीक है। सेक्शन सी पर आ जाइए। तो यहां पर इसने बोला आपको रीजन देना है। ये हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर इसके आंसर देने हैं। ये कह रहा है डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल्स इन अमीबा। ये कह रहा है जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ना, वो सीक्रेट होते हैं फूड वैक्यूल्स में, अमीबा में। ऐसा क्यों होता है बोलोगे, ये ऐसा इसलिए होता है ताकि जो अंदर फूड है ना वो डाइजेस्ट हो जाए, जो वैक्यूल्स के अंदर है। बस आपको रीजन बताना है, इसका रीजन, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि जो विली होते हैं ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होते हैं, स्टमक में क्यों नहीं होते। आप बोलोगे जो विली है ना वो सर्फेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके, जबकि स्टमक में ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फिर ये जो इनर लाइनिंग है ना स्टमक की, वो हेल्प करती है, रक्षा करती है एसिड से। तो वो इनर लाइनिंग जो स्टमक की रक्षा करती है वो क्या है, तो बोलोगे म्यूकस है जो रक्षा करता है स्टमक का इनर लाइनिंग, ताकि एसिड से स्टमक जले ना, ठीक है। म्यूकस याद रखना। तो ऐसी पैटर्न के क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम में भी। फिर ये कह रहा है वाई आर ग्रेजिंग एनिमल्स कॉल्ड रूमिनेंट्स। ये कह रहे जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं ना इनको रूमिनेंट्स क्यों कहा जाता है। और ये कह रहे ह्यूमन जो होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाता। देखो रूमिनेंट्स वो होते हैं जैसे खाना ले लेते हैं ना, अंदर स्टोर कर लेते हैं, फिर उसके बाद वहीं से खाना वापस इनके मुंह में आता है, और जिसकी वजह से ये बार बार कट किए जाते हैं, जुगाली करते रहते हैं। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं वो च्यू कर्ड एंड हैव अ बैक्टीरिया टू डाइजेस्ट सेलुलोज। इनके अंदर बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेता है, हमारे अंदर नहीं होता, इसलिए हम घास नहीं खा सकते, ठीक है। तो कुछ प्रकार की घासें जो मतलब हम सब्जियों के रूप में, वो अलग उसकी बात हम कर रहे हैं, वो तो हम खा सकते हैं, लेकिन जिनमें सेलुलोज की मात्रा है ना हम वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन के अंदर वो बैक्टीरिया नहीं होते जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर ले, इसलिए। फिर नेक्स्ट है कह रहा है लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बताइए। तो देखिए लीनियर के बारे में आप बताओगे कि इसमें जो है यहाँ पे आपको कंपेयर करने के लिए कहा गया है। तो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ये एक ही लाइन में इसमें हम गति करते हैं, ठीक है। और सर्कुलर में क्या होता है, इसमें हम जो है राउंड शेप में मूवमेंट करते हैं। और जो ऑसिलेटरी होता है इसमें हम आगे मूव करना, फिर बैकवर्ड जाना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो इस तरीके का मूवमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को अलग से लिख दूंगा, ठीक है। ये एडिटिंग में रह गया होगा, ठीक है, लिखना रह गया होगा। तो आप इसके एग्जाम्पल यहाँ दे रखे खाली, तो एग्जाम्पल पढ़ लो। लीनियर का एग्जाम्पल है सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी। सर्कुलर का एग्जाम्पल है फैन ब्लेड्स। और अगर जैसे कोई बच्चा हेल्प थोड़ा करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख देगा इसका आंसर 7वां नंबर डाल के, ठीक है। बाकी अगर मुझे टाइम मिला तो अगर तो जिसने नहीं देखा हो तो वो पहले लिख, मतलब समझ गए ना आप। अगर किसी ने नहीं लिखा तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। ऑसिलेटरी में एग्जाम्पल है पेंडुलम, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को समझाइए और एग्जांपल दीजिए। देखो जो कंडक्शन है ना, इसमें हीट ट्रांसफर होते हैं सॉलिड में, कंडक्शन में, सॉलिड में। कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है लिक्विड और गैस में। एग्जांपल लिख दिया, आयरन रोड, बॉइलिंग वाटर। ठीक है, कंडक्शन में क्या है, हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड में। कन्वेक्शन में क्या है, हीट ट्रांसफर होती है लिक्विड में, गैस में। और रेडिएशन में क्या है, हीट ट्रांसफर होती है बिना किसी मीडियम के। अगर बिना किसी मीडियम के, ठीक है, हीट जा रही है तो वो रेडिएशन है, सॉलिड में जा रही है कंडक्शन है, ठीक है, और लिक्विड गैस में जा रही है तो कन्वेक्शन है। तो एग्जांपल आपको बता दिए गए, पढ़ लेना, लिख लेना। अब मैं आपको सेक्शन ई करवा रहा हूँ और ये केस बेस्ड है, आपको इन पैसेज को पढ़ना है, फिर इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो 12th नंबर पर है ये कह रहा है बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं स्पेशली जो केमिकल प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट वाटर को, और जिसके अंदर कंटेन किया जाता है एसिडिक सब्सटेंस। ये कह रहा है ये जो वेस्ट वाटर है ना, जिसको हम बोलते हैं एसिडिक एफ्लुएंट, अगर इसको सीधा नदियों या मिट्टी में मिला दिया जाएगा तो ये बहुत हार्मफुल है। ये कह रहा है इसलिए बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं वो इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट में इसको क्या करती है, इसका ट्रीटमेंट करती हैं। कैसे, अगर एसिड एफ्लुएंट है ना तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं, वो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या जैसा कोई बेस डाल देते हैं, ताकि वो जो है ना नदियों या मिट्टी में मिलाने से पहले, ठीक है, पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाए और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, आप हिंदी में भी अवेलेबल होता है, आप हिंदी में भी देख लेना। ठीक है, अगर जैसे अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो तो। अब यहाँ तो मैंने समझा दिया। अब ये कह रहा है उस केमिकल रिएक्शन का नाम बताइए जो यहाँ पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में किया जा रहा है। तो देखो जब एसिड और बेस मिलेंगे तो सोल्ट और वाटर बनेगा ना, तो आपको इस केमिकल रिएक्शन का नाम बताना है क्या होता है, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग ड्यूरिंग दिस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो आंसर क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर इसने बोला है, देखो ये हमें आंसर पैसेज में नहीं मिला क्योंकि ये केस बेस्ड है, आपको आइडिया दिया गया कि आप अपने पहचानो, तो जैसे चैप्टर अच्छे से पढ़े वही कर पाएगा। ये कह रहा है व्हाई इज इट नेसेसरी टू ट्रीट द एसिडिक एफ्लुएंट विद बेस बिफोर रिलीज। ये कह रहा है ये जो इतनी बड़ी मात्रा में ये जो एसिडिक एफ्लुएंट होता है इसको बेस से मिलाना क्यों जरूरी है रिलीज करने से पहले, ताकि ये पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, बिकॉज एसिडिक एफ्लुएंट कैन हार्म सोइल, एक्वाटिक लाइफ, वाटर क्वालिटी। ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया गया है। ठीक है, आप ये एक्स्ट्रा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो अब जैसे बच्चे नहीं बना सकते, या तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया। ठीक है, नहीं तो आप फिर इतना लिखोगे तो यहाँ पर हार्मफुल लिख दोगे। ठीक है, अगर जो है इसको हमने डायरेक्टली कर दिया तो ठीक है, फिर आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ से देख के, है ना। फिर नेक्स्ट है कह रहे राइट द जनरल इक्वेशन फॉर रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ये कह रहा है एसिड और बेस को मिलाने की इक्वेशन क्या होती है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, फिर कह रहा है आपको एक्सप्लेन करना है, जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो एंटासिड टैबलेट्स लेने के लिए क्यों कहते हैं, जब किसी को एसिडिटी या पेट में दर्द हो रहा होता है ना, वो कहते हैं एसिडिटी हो गई। पता है क्यों, अगर पेट में एसिड जाता है तो उसमें बेस मिला दिया जाता है ताकि दोनों मिलकर सॉल्ट और वाटर बना दे और पेट को रिलीफ मिल सके। ठीक है, जो पेन हो रहा है वो ना हो। ठीक है, तो एंटासिड टैबलेट्स न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी एंड स्टमक पेन। ठीक है, अब 13 नंबर पर हम पढ़ेंगे। ये कह रहा है एक स्टूडेंट है, उसने स्टार्टअप किए हैं सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को जिसमें बैटरी, बल्ब और स्विच लगाया है उसने। ठीक है, तो पैसेज से पढ़ लेता हूँ, वो तो समरी में लिखा था। तो एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ। तो उसने क्या करा है कि सिंपल सर्किट बनाया बैटरी, बल्ब और स्विच को, और जब वो बना रही है ना तो उसने स्विच को जब ऑन किया तो बल्ब जल गया, जब उसने स्विच को बंद किया तो बल्ब बंद हो गया। उसने ये भी नोटिस करा कि बल्ब तभी जलता है जब उसको कनेक्ट करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो ये कह रहा है और वायर को सही से लगाते हैं। तो हमने पढ़ लिया, अब इसके आंसर देखिए। ठीक है, पहला एक्सप्लेन द रोल ऑफ द स्विच इन द सर्किट। आप खुद बताइए कि ये सर्किट में स्विच क्या करता है। आप बोलोगे स्विच जो है वो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बाय कंप्लीटिंग और ब्रेकिंग द सर्किट। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि स्विच को ऑन और ऑफ करता है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है कह रहा है व्हाट वुड हैपन इफ द फिलामेंट इन द बल्ब वाज ब्रोकन। ये कह रहा है अगर फिलामेंट टूट जाएगी तो क्या होगा, बोलोगे बल्ब जलेगा ही नहीं, ठीक है, सर्किट जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा। फिर कह रहा है विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटर्स वायर ग्लोइंग, नेम एनी टू फैक्टर्स ऑन विच द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स। ये कह रहा है आपको बताना वो कौन सा प्रभाव होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना वो हीटर की जो वायर जो लगी होती है ना इस तरीके से वो हीट करती है, तो वो कौन सा इफेक्ट है, तो आप बोलोगे उसे हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। हीटिंग जो है प्रोड्यूस होती है वो पता है किस पे, इसमें बोले दो बताओ फैक्टर, जो हीट है वो कब बनेगी, एक बनती है रेजिस्टेंस पे, दूसरा बनती है अमाउंट ऑफ करंट पे, तो ये दो पॉइंट है, ठीक है। आपको याद रखना है, जो आपने देखा है ना सर्दियों में हम यूज करते हैं हीटर को, तो वो हीटर में ये जो तार होती है बहुत जल्द ग्लो होने लग जाती है, और पता है ये जो हीट क्यों पैदा करती है, क्योंकि उसमें एक तो करंट बह रहा है, दूसरा उसमें रेसिस्टेंस लगा होता है, रेसिस्टेंस जो करंट को रोक रहा है आगे जाने से, तो वो उसी को फिर हीट में बदल देती है करंट को, ठीक है। बाकी इसको बड़े क्लासेस में आप पढ़ेंगे। फिर और वाला क्वेश्चन है ये कि आपको दो एप्लीकेशन बताने हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के, तो आप बोलोगे इससे हम इलेक्ट्रिक बल्ब बना सकते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिक मोटर चला सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने दो लिख दिए। अब देखो ये क्वेश्चन के आंसर हमें इसमें मिले नहीं थे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे हमें पैसेज में ना मिले, बहुत से नहीं मिलेंगे आपको, चैप्टर्स अगर आते तो आप कर पाओगे, ये यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पर डीओ की तरफ से बताए गए हैं। अब उसके बाद 14 है, यहाँ बताया जा रहा है कि एनुअल स्पोर्ट मीट हुआ, योगेश जो है ना वो 100 मीटर जो है रेस में मतलब उसने पार्टिसिपेट किया। जब उसने रेस को फिनिश करा तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई और बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग उसकी हैविली वो लेने लग गया और उसकी लातों में भी क्रैम्प से आ गए। अब टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछे, अब आप उसके आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड योगेश स्टार्ट ब्रीथिंग हैविली आफ्टर द रेस। बताओ जब 100 मीटर की रेस हुई तो वो इतनी तेज तेज सांस क्यों ले रहा था, क्योंकि उसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। दूसरा विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्ड इन योगेश लेग मसल्स ड्यूरिंग द रेस। आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पर जो उसकी लेग की मसल्स में क्रैम्प नहीं आ रहे, तो ये कौन सा रेस्पिरेशन है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उसे बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो कैसे घुमा के आया, आपने चैप्टर्स में पढ़ा था एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग इसने पूछ लिया घुमाकर। ये कह रहा है नेम द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल्स क्रैम्प। बताओ वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प्स आ गए, क्योंकि वहां पर ना लैक्टिक एसिड बन गया ना। आपने पढ़ा है चैप्टर में कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना। अब ये कह रहा है व्हाई डज दिस सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये कह रहा है इट फॉर्म्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। फिर ऊपर वाला नहीं करना तो ये कर सकते हो कि एक्सप्लेन व्हाई ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप बोलोगे यीस्ट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। पता है ये कह रहा है कि यीस्ट जो होता है ना, यीस्ट वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी क्यों सर्वाइव कर जाता है। आप बोलोगे यीस्ट जो है वो सर्वाइव कर जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर पाता है, ठीक है, और रिलीजेस एनर्जी बाय फर्मेंटेशन, और एनर्जी छोड़ता है किससे, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से, ठीक है। अब नेक्स्ट है 15, ये कह रहा है द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी इंस्टॉल्ड अ मॉडर्न वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, इन्होंने अब नए जमाने का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। और किस लिए किया है, टू क्लीन द वेस्ट वाटर, ताकि वेस्ट वाटर को क्लीन किया जा सके बिफोर रिलीजिंग इट इनटू रिवर्स, ताकि नदी में डालने से पहले साफ हो जाए। लेकिन हाउएवर मैनी लोकल रेसिडेंट्स आर अनअवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। लेकिन आज भी जो आम नागरिक है ना, उन्हें पता ही नहीं है कि डिस्पोजल कितना ज़्यादा जरूरी है पर्यावरण के लिए। दे कंटिन्यू टू थ्रो हाउसहोल्ड गार्बेज, प्लास्टिक बैग्स एंड लेफ्ट ओवर फूड इनटू ओपन ड्रेन्स, और खुले नालों में फेंक देते हैं। किस किस को, जो भी प्लास्टिक के बैग होते हैं, जो भी खाना होता है वो खुले
नालों में या नाली में फेंक देते हैं। ये कह रहा है ओवर टाइम दीज ड्रेन्स गेट क्लोग्ड, और फिर समय बीतेगा तो ये ड्रेन्स क्या हो जाएंगे, क्लोग्ड हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, द वाटर एंटरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, और वाटर जो है फिर कहाँ चला जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाएगा, जहाँ पर पानी का हमें जो साफ होकर मिलने वाला है। तो फिर क्या होगा, कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, और उसके अंदर जो है फिर सॉलिड वेस्ट बहुत बड़ी मात्रा में कंटेन करेगा। दिस क्रिएट्स डिफिकल्टीज इन ट्रीटिंग द वेस्ट वाटर इफेक्टिवली, और जो वेस्ट वाटर है ना उसको सही तरीके से ट्रीट करने में हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होगी। और अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड, और पानी अगर सही से ट्रीट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, वो आसपास की वाटर बॉडीज में चला जाएगा, और फिर क्या होगा, बीमारियां होंगी, बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। बच्चों जो मैं पैसे वगैरह पढ़ता हूँ आप सुनते हो ना, तो जो बच्चे सुनते हैं ना कमेंट करके बताना, यस या नो लिख देना, ठीक है। और कितने टाइमिंग पर आपने सुना वो टाइमिंग अगर हो सके तो लिख देना, ठीक है। तो ये व्हाट इज द रोल ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया इन WWTP। देखो अब आपने जो पैसेज पढ़ी उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में नहीं था, पर यहाँ पर है। आप बताओगे एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। मतलब ये पानी को ना जो है ना एक तरह से साफ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ना उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदल देते हैं। ये कह रहा है राइट एनी टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। आपको दो बताने हैं जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, तो आप बायोगैस, स्लज आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है आपको एक्सप्लेन करना व्हाई अवेयरेंस अमंग पीपल इज इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ये कह रहा है कि जागरूकता क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर जागरूकता होगी ना तो पोल्यूशन नहीं फैलेगा, प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, ठीक है, और जो वाटर जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छे से हो पाएगा। ये कह रहा है आपको दो मेजर्स बताने हैं टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से बचने के दो तरीके बताओ। तो यहाँ बताया जा रहा है पहला, ट्रीट सीवेज, सीवेज को सही से ट्रीट करो बिफोर रिलीजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज में डालने से पहले। दूसरा, अवॉइड करो डंपिंग वेस्ट को इनटू रिवर एंड ड्रेन्स, और जो भी कूड़ा कचरा है वो नदियों में और नालों में मत डालो। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। काफ़ी मेहनत से किए जाते हैं, ठीक है। सपोर्ट करना, आपको इतना ही करना है सपोर्ट में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हो सके तो शेयर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर स्टूडेंट्स।